नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में आज से हमारी 4th यूनिट स्टार्ट होने वाली है। आप देख सकते हैं यूनिट 4 जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है उसके हमें अनुप्रयोग पढ़ने हैं, उसकी है ना एप्लीकेशंस पढ़नी है, यानी उसका क्या लाभ है, कहाँ कहाँ वो यूज हो सकती है, किस काम में। ठीक है, तो इसी क्रम में जो पहला डेरिवेशन है इस यूनिट का वो आपके सामने हेडिंग लिखी है। कई तरीके से आपसे पूछ सकता है, तीनों ही हेडिंग मैंने आपके सामने लिखी है। पहला है पार्टिकल इन ए रिजिड वन डायमेंशनल बॉक्स, यानी कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई कण है, वो किस में बंद है, तो रिजिड माने दृढ़, मजबूत, वन डायमेंशनल एक विमीय बॉक्स, एक विमीय है ना, मजबूत या दृढ़ एक विमीय बक्से में बंद है एक कण, है ना। तो उसके लिए आपको श्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दे सकता है पार्टिकल इन ए रिजिड वन डायमेंशनल बॉक्स या 1D बॉक्स कह सकता है। ठीक है, और इसी चीज़ को, ये जो रिजिड वन डायमेंशनल बॉक्स है, इसी को कहते हैं इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल या इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल, इस तरीके से कह सकता है। ठीक है, पोटेंशियल वेल यानी कि एक तरीके से पोटेंशियल का कुआं, कूप, है ना, वेल माने कुआं होता है ना, और इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइटली डीप है, वो उसकी जो गहराई है वो इनफाइनाइट है एक तरीके से। स्क्वायर की शेप का है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है जी, और आगे क्या, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो चाहे ये नाम ले दे कि वन डायमेंशनल बॉक्स है, रिजिड बॉक्स है ना, या इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल या वेल पोटेंशियल, इस तरीके से कह दे। ठीक है, तो इनके लिए आपको श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, उसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता है ना जो श्रोडिंगर की इक्वेशन है, आपको पता है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, और मैथमेटिक्स में आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते आए होंगे। तो हमें 1D बॉक्स के लिए या इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल के लिए आपको क्या है, श्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, और उसमें कहता है आइगन फंक्शन की वैल्यू निकालो, आइगन वैल्यूज़ है ना निकालो, और है ना ग्राफ वगैरह प्लॉट करने के लिए कहता है वेव फंक्शन की, और जो प्रोबेबिलिटी होती है पार्टिकल के पाए जाने की। तो सारा क्वेश्चन है ना हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं, देखो सबसे पहले डायग्राम समझ लीजिए। देखो एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, ये ओरिजिन हो गया। एक्स एक्सिस पे क्या लिया, एक्स एक्सिस पर आपने क्या ली, डिस्टेंस। ठीक है, ओरिजिन पर डिस्टेंस x बराबर 0 होगी। थोड़ा आगे चलोगे तो ये डिस्टेंस L है, तो यहाँ इस पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी होगी, x बराबर L। क्लियर हो गया। और ये x बराबर 0 से लेकर x बराबर L तक क्या है, एक वेल है ना, यानी बॉक्स है। अभी वेल की बात ना करो, एक बॉक्स समझो, ठीक है, जिसमें पार्टिकल बंद है, जिसके अंदर कोई पार्टिकल है ये, और ये पार्टिकल जो है ना इस बॉक्स के भीतर L डिस्टेंस में वन डायमेंशनल मोशन कर सकता है। ऐसा हम केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, यानी x बराबर 0 से लेकर x बराबर L तक ये पार्टिकल इसके भीतर फ्रीली मोशन कर सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है। ठीक है, x बराबर 0 से लेकर x बराबर L तक। ठीक है, और आपको पता है जब कोई पार्टिकल फ्री होता है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ही होती है, पोटेंशियल एनर्जी उस पार्टिकल के भीतर नहीं होती। तो बॉक्स के भीतर जो पार्टिकल है वो फ्रीली मोशन कर रहा है, तो बॉक्स के भीतर पोटेंशियल एनर्जी जो है पार्टिकल की स्थितिज ऊर्जा वो 0 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। और वाई एक्सिस पर आपने पोटेंशियल लिया है। ठीक है, तो ऐसा आप जैसे कुएं में पानी भरा होता है ना, तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसके अंदर पोटेंशियल भरा हुआ है, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो इसलिए ये कुएं की तरह हो गया, है ना, कुआं भी तो ऐसे ही होता है ऊपर से, और नीचे ये दीवारें होती हैं, वॉल्स हैं ये, है ना। तो इसलिए ये कुएं की तरह है, इसलिए इसे वेल कह रहे हैं, और ये पोटेंशियल ले रहे हैं वाई एक्सिस पर, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल वेल। ठीक है, तो ये पोटेंशियल वेल है, और हम मान के चल रहे हैं कि इसकी जो ऊंचाई है ना, वो पता नहीं कहाँ तक है, यानी गहराई कहाँ तक है, इस तरीके से आप मान सकते हो। तो फिर आप कह सकते हो इनफाइनाइट, है ना, पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल। और ये चूँकि थोड़ा स्क्वायर की शेप का सा है ना, तो स्क्वायर भी लिखा है, तो इसलिए क्या लिखा है, इनफाइनाइटली डीप। देखो इनफाइनाइट लिख दो या इनफाइनाइटली डीप लिख दो, बात एक ही है। स्क्वायर पोटेंशियल वेल या वेल पोटेंशियल, है ना, वेल है किसका, पोटेंशियल का। ठीक है, तो इसे पोटेंशियल वेल कहेंगे,
बॉक्स है वैसे वन डायमेंशनल, इसे ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल वेल। और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल फ्रीली मोशन कर रहा है, इसके बाहर पार्टिकल मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाहर पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से, पार्टिकल जब है ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, ठीक है। इसके इस साइड बाहर भी और इस साइड भी बाहर है ना, इसके बाहर पार्टिकल के पाए जाने की संभावना ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इनफाइनाइट, ठीक है। डायग्राम की सारी बातें मैंने समझाई। एक चीज़ और समझो, देखो x बराबर 0 से क्या है, ज़्यादा हो, जब x 0 से क्या हो, ज़्यादा हो और l से कम हो, कहने का मतलब जब x ये वाली डिस्टेंस हो बॉक्स के भीतर भीतर की, तो पोटेंशियल कितना है, 0, ठीक है। x l से तो कम हो और 0 से ज़्यादा हो तो पोटेंशियल कितना है, 0, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जब x जो है, ये डिस्टेंस जो है वो 0 पर हो, 0 से कम वाले के लिए तो 0 हो गया था पोटेंशियल, लेकिन 0 पर हो, ठीक है, या 0 से क्या हो, कम, ठीक है, इधर को तो घटेगा ना, तो x जो है 0 के बराबर हो, या 0 से कैसा हो, कम कम करना इधर, तो पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल कितना है, एक तरीके से इनफाइनाइट है, ठीक है। ऐसे ही इधर देखो, जब x l के बराबर है या l से ज़्यादा है, देखो x जो है l के बराबर है या l से ज़्यादा है, ठीक है, तो पोटेंशियल कितना होगा, इनफाइनाइट, क्लियर है। तो ये सारी डायग्राम की बातें मैंने आपको समझा दी हैं। आइए डायग्राम के बारे में ही लिखा है लेट अस कंसिडर, माना एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो फ्री है टू मूव अलोंग x एक्सिस के अलोंग मोशन करने के लिए, लेकिन किसके भीतर, बॉक्स के भीतर। तो इसलिए क्या लिखा है, फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर l, x बराबर 0 से लेकर x बराबर l के भीतर फ्री है केवल, और वो भी x एक्सिस के अलोंग मोशन करने के लिए। और आपको पता है इनसाइड द बॉक्स के भीतर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 0 है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को v से डिनोट कर रहे हैं ना यहाँ पे, इस सेमेस्टर में आपने देखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है बॉक्स के भीतर। मैंने बताया क्योंकि पार्टिकल कैसा है, फ्री है, लिखा भी है, क्योंकि पार्टिकल कैसा है, फ्री है। बट आउटसाइड द वॉल्स, ठीक है, वॉल्स के बाहर या बॉक्स के बाहर कह दो, है ना, वॉल्स लिख दो, बॉक्स लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इनफाइनाइट है, अभी मैंने समझाया। और ये जो वन डायमेंशनल बॉक्स है, 1D बॉक्स है, इसे ही आप क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल, या वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, ठीक है। तो इस तरीके से कई नाम बन सकते हैं, क्लियर है। तो ये अब हम इसे इसके लिए सॉल्व करेंगे श्रोडिंगर की इक्वेशन को। तो देखो क्या लिखा है, देन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। देखो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, आपको याद होना चाहिए, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी साई बराबर 0, ये होती है। लेकिन हम कह रहे हैं एलोंग एक्स एक्सिस, तो आपको याद होगा एलोंग एक्स एक्सिस करोगे, देखो डेल की वैल्यू ये होती है, डेल स्क्वायर, वो डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। अब चूंकि केवल एक्स एक्सिस के लोग कह रहे हैं तो ये दोनों टर्म खत्म हो जाएंगी, सिर्फ डेल स्क्वायर के स्थान पे क्या आ जाएगा, ये वाला। और चूंकि इनसाइड देखो एक्स एक्सिस के लोग कहा तो ये चेंज हो जाएगा, और फ्री पार्टिकल है इनसाइड द बॉक्स के भीतर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ये v कितना हो जाएगा, 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी डेल 2 साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर, और ये e हो जाएगा, v तो 0, साई बराबर 0, इक्वेशन ये हो जाएगी, क्लियर है। तो ये कैसे आई, ये साइड में मैंने आपको बता दिया है। ये है श्रोडिंगर की इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब देखो पुट, ये देखो काफ़ी बड़ा सा है ना ये, इसे मान लो 8 पाई स्क्वायर m है ना, e अपॉन एच स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, इसे मान लो k स्क्वायर, ठीक है। k भी मान सकते हो, लेकिन स्क्वायर क्यों मानेंगे, फिर है ना कैलकुलेशन लेंथ ही हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट आएगा फिर, है ना, जब k की वैल्यू निकालेंगे तो फिर अंडर रूट से परेशान हो जाएंगे, इसलिए इस सारे को k स्क्वायर मानो ताकि अंडर रूट ना आए, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या मान ली, k स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, डेल 2 साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस
के स्क्वायर साई बराबर 0। ठीक है, तो श्रोडिंगर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है टाइम इंडिपेंडेंट, उसे थोड़ा सरल रूप में लिख लिया बस, इस सारे को के स्क्वायर मान के। ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दो। अब इसका सॉल्यूशन आपको पता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन मान के चलते हैं और उसमें जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मान लो, लेट द सॉल्यूशन ऑफ अबोव इक्वेशन, आप तो बैंडर पे लिखोगे ना, तो ऊपर नीचे लिखोगे तो ऊपर रहेगी, है ना। इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन देखो, समीकरण x में होती है तो x बराबर सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन ये साई में है तो साई बराबर मिलेगा। और इसका सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का इस टाइप से होता है। ठीक है, a sin kx, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो याद रखो। इसका सॉल्यूशन, ठीक है, a sin kx प्लस b cos kx। और मैं आपको बता दूं a और b क्या है, a और b क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी अपनी इच्छा से माने गए कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, आप CD मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी इच्छा से माने गए हैं। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, और k क्या है, k यही वाला है, ये जो है ये, समझ गए। तो यहाँ पे k आएगा ना, फिर इसकी वैल्यू अंडर रूट में निकलेगी तो काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए के स्क्वायर माना था। ठीक है, तो इसमें ना देखो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, a की वैल्यू निकाल दो, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं, सॉल्यूशन मिल जाता है। a की वैल्यू निकाल दो, b की वैल्यू निकाल दो, और ये जो k है, k की वैल्यू तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो a और b की वैल्यू हमें निकालनी है, हमारा पर्पज़ ये है। तो उसके लिए लगाते हैं बाउंड्री कंडीशन। तो फ्रॉम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, देखो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, x बराबर 0 पर साई बराबर 0 होगा, ये है पहली बाउंड्री कंडीशन। x बराबर 0 है ना, x बराबर 0 पे आप खुद मुझे बताओ, x बराबर 0 पर, x बराबर है 0 तो पोटेंशियल कितना, इनफाइनाइट, यानी पार्टिकल वहाँ x बराबर 0 पे है नहीं, x बराबर 0 से इधर है। ठीक है, x बराबर 0 पे नहीं है पार्टिकल, बॉक्स के भीतर है, बॉक्स की दीवार पे थोड़ी ना है, समझ गए। दीवार पे भी रहेगा तो अंदर की तरफ रहेगा, तो रहेगा x बराबर 0 से इस साइड ही। ठीक, तो x बराबर 0 पर पोटेंशियल कैसा है, इनफाइनाइट है। और जब x बराबर 0 पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है तो पार्टिकल के पाए जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, और पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर। तो जब मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है, प्रोबेबिलिटी है ना, नहीं है ना पार्टिकल के पाए जाने की, क्योंकि पोटेंशियल कितना है, इनफाइनाइट। इसलिए जब मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर बराबर 0 है तो साई बराबर भी क्या होगा, 0। तो इसलिए x बराबर 0 पर साई बराबर क्या है, 0, वेव फंक्शन। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल के पाए जाने की संभावना नहीं है। ये थर्ड में रख दो। तो साई की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, तो 0 बराबर a साइन kx करोगे, k इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस b कोस kx, साइन 0 0 होता है, तो b कोस kx बराबर क्या आया। ठीक है जी, x बराबर 0 यहाँ भी तो रखना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कोस 0। ठीक है जी, और कोस 0 होता है 1, क्या होता है कोस 0, 1। तो ये हो जाएगा आपका 0 बराबर ये साइन 0 0 प्लस b कोस 0 1, तो आपका b बराबर क्या आ गया, 0। देखो एक कांस्टेंट की वैल्यू तो निकल गई, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है जी, तो इस तरीके से b बराबर 0 आया, b की ये वैल्यू वहीं रख दो थर्ड में, तो अब साई बराबर कितना हो जाएगा, a साइन kx, बस कितना हो जाएगा, a साइन kx, और प्लस 0 हो गया है, तो आगे का क्या लिखें। ठीक है जी, तो साई बराबर क्या आ गया, a साइन kx। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालनी है बस, है ना। तो फिर दोबारा बाउंड्री कंडीशन लगाओ, तो फ्रॉम सेकंड बाउंड्री कंडीशन, देखो दूसरी वाली बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, x बराबर l पर साई कितना होगा, 0,
यहाँ भी वही वाली बात है, x बराबर एल पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है तो पार्टिकल के पाए जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर 0 होगा, तो साई बराबर भी 0 होगा। ठीक है जी, ये वाली चीज़ यहाँ अप्लाई करो। सो x की जगह l रखना है, साई की जगह 0, तो 0 बराबर a साइन x की जगह क्या रखना है l। ठीक है जी, ये आया, x की जगह क्या रखा l, साई की जगह क्या रखा 0। ठीक है, अब जो a है ना, वो तो अभी हमें पता नहीं कितना है, a तो 0 हो नहीं सकता। a क्यों नहीं 0 हो सकता? ठीक है, क्योंकि a 0 नहीं है। a 0 क्यों नहीं है? देखो मैं बता दूं, सॉल्यूशन ये माना था। अब यदि हमें पता चल गया b तो 0 है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब यदि a भी 0 हो गया तो साई तो 0 आएगा, समझ गए? तो साई 0 पूरे सिस्टम के लिए 0 हो जाएगा, यानी अंदर भी, बाहर तो साई 0 है ही, अंदर भी 0 हो जाएगा क्योंकि टोटल साई है सबका। जिसके अंदर साई 0 नहीं हो सकता, तो चूंकि b 0 हो चुका है तो a 0 नहीं होना चाहिए, तो a 0 नहीं है। ठीक है, तो 0 क्या है? 0 है साइन के एल बराबर 0। और ऐसे इतना दिमाग ना लगाना चाह रहे हो तो सीधा सीधा मतलब है a को 0 के पुण्य ले जाओ, साइन के एल बराबर क्या आएगा 0। ये तो सबसे सिंपल फंडा है। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर मैं थोड़ा रफ करता हूँ। ठीक है जी, थोड़ा यहाँ को लिखो बराबर 0, तो साइन के एल बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाओ, देखो साइन के एल बराबर 0 वैल्यू किसकी होती है जनरली बताओ? साइन n पाई की होती है। ठीक है, वेयर n बराबर है ना 1 2 3, 0 छोड़ दिया, 0 क्यों छोड़ा है आगे बताऊंगा। ठीक है, तो साइन बराबर वो n बराबर 1 होगा तो साइन पाई की वैल्यू 0, 2 रखोगे साइन 2 पाई की वैल्यू 0, तो जनरली लिख दिया है ना। तो यहाँ से के एल बराबर क्या आ जाएगा? n पाई, के निकाल लो, के बराबर आ जाएगा n पाई अपॉन l। के की वैल्यू मिल गई है ना, तो यहाँ रख दो। इक्वेशन नंबर 3 तक आ गए थे ना, इसे मान लो 4। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे b की वैल्यू 0 आ गई थी, थर्ड में रख दी थी, तो थर्ड में रख के ये जो इक्वेशन आई थी हमने 4 मान लिया है। फिर दोबारा बाउंड्री कंडीशन लगाई, a निकालना चाह रहे हैं, निकला k है, a नहीं निकला अभी, तो फिर दोबारा फोर्थ में रख लो, जो मिला वो सही। तो a साइन k की वैल्यू क्या है? n पाई x है ऊपर l, ये आ गया। ठीक है, अभी a चाहिए, a नहीं मिला अभी हमें, है ना। तो a की वैल्यू निकालने के लिए मैं बता दूं, टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ a वी यूज नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। नॉर्मलाइज्ड कंडीशन यूज करेंगे। कंडीशन आपको याद है क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, साई स्टार डी टो बराबर होता है 0। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर, है ना। इसकी जगह क्या रख सकते हो? मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर डी टो बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे देखो नाउ इस कंडीशन को यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं कर रहे आप, 0 से l तक बात कर रहे हैं केवल, तो लिमिट क्या आएगी? 0 से लेकर l तक मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर। और यहाँ तीनों एक्सिस के लोग बात नहीं करें, केवल एक्स एक्सिस के लोग बात करें, तो dx और बराबर 1 होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना तो 1 आती है। ठीक है जी, तो बराबर क्या है ये 1। इसकी वैल्यू रख दो, इंटीग्रल 0 to l साई की वैल्यू ये रही, इसे भी डाल दो चाहे क्वेश्चन नंबर 5। तो साई की वैल्यू रखो, इसका स्क्वायर हो जाएगा सारे का बस, तो डायरेक्ट कर दूँ a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन l। ठीक है जी, और इनटू में dx है, बराबर में क्या है 1 है। और वैल्यू कहाँ से रखती तो साइड में बता दियो, फ्रॉम 5 से वैल्यू रख दी है। ठीक है, क्लियर है? जिन इक्वेशंस की आवश्यकता पड़ेगी मैं उनकी वैल्यू लिख लेता हूँ। एक तो ये है 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन h स्क्वायर
ये बराबर किसके है, के स्क्वायर के, ना इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, 1 की ज़रूरत ना पड़े अब, तो हमेशा रफ कर देता हूँ, है ना। एक ज़रूरत पड़ेगी मुझे इक्वेशन नंबर 3 की। वैसे अब 3 की भी नहीं पढ़नी क्योंकि 3 का परिवर्तित रूप ही तो है ये। ठीक है, तो 3 को भी रफ कर देता हूँ। ठीक है जी, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब, तो साथ साथ रफली नोट करते चला करो। ठीक है जी, तो इक्वेशन 5 से रख दिया। अब इसमें क्या है, ए स्क्वायर तो निकाल दो बाहर, और देखो क्या कर लिया, ये यहीं कर लो। देखो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 तो कहाँ गया, बाहर आ गया। और 2 साइन स्क्वायर थीटा मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, या आपने पढ़ा होगा कोस 2 थीटा, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 10th में था ये फॉर्मूला। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, यह जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो ये देखो ये क्या है, ये इतना 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये है सारा, तो क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 का मतलब 2n पाई x अपॉन l। ठीक है जी, और इंटू में dx बराबर 1। ए स्क्वायर अपॉन 2 निकाल लिया बाहर, ए स्क्वायर अपॉन 2 बाहर है, इंटीग्रल करो x के रेस्पेक्ट में करो, x हो जाएगा, कोस का होता है साइन, है ना, केवल साइन। तो साइन 2n पाई x अपॉन l, और ये जो इसका करोगे तो 2n पाई अपॉन l आएगा अपॉन में। ठीक है जी, x का 1 हो जाएगा, और ये लिमिट है 0 से l बराबर 1। ठीक है, लिमिट रख दो, ए स्क्वायर अपॉन 2, या पहले थोड़ा सही से लिख लो, ये हो जाएगा l अपॉन 2n पाई। ठीक है, साइन 2n पाई x अपॉन l, 0 से लेकर l तक बराबर 1। ठीक है जी, चाहो तो इसे पहली बार में पलट के लिख सकते थे, एक लाइन ना बढ़ाना चाहो तो। ठीक है, लिमिट रखो, ए स्क्वायर अपॉन 2, एक्स की जगह l रखो, l माइनस l अपॉन 2n पाई, और साइन 2n पाई l, एक्स की जगह l रख रहे हैं। ठीक है, अपर लिमिट रख दी, माइनस लोअर लिमिट रखो, यहाँ 0 और x की जगह रखो साइन 0 भी 0, तो 0 ही लिख दो ना बस, चलो 0 लिख दिया बस, बराबर में क्या है 1। क्लियर हो गया। देखो ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, l कॉमन आ रहा है, l बाहर ले लो, ये बचेगा, यहाँ l से l कट जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2n पाई। ठीक है, और ये जो साइन 2n पाई है बराबर 1, है ना। देखो साइन 2n पाई 0 होता है, कैसे, n की जगह 1 रखो, साइन 2 पाई 360 साइन 360 0 होता है, फिर ऐसे 2 रखोगे तो सबकी वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन 2l, और ये 1 माइनस 1 अपॉन 2n पाई, और ये सारा 0 बराबर 1। तो ये बचेगा सिर्फ, है ना, ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एल, 1 बचेगा बस, बराबर 1। तो आप बताओ ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एल अपॉन 2 अपॉन एल, तो ए बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 2 अपॉन एल। ठीक है, मिल गई ए की वैल्यू, है ना, ए की वैल्यू जो मिली है उसे रख दो यहाँ पे। ठीक है, तो साई बराबर क्या, साई तो निकालना था हमें, ए की वैल्यू रखो अंडर रूट 2 अपॉन एल, साइन एन पाई एक्स की एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, ठीक है जी, तो यही क्या है, यही सॉल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो आप इसके नीचे लिख दो, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर, है ना, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। और आप ये भी लिख सकते हो, इट इज़ द आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन भी तो होता है साई, या नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन भी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगा के आई ए की वैल्यू, तो ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन भी है। क्लियर है, और साथ में ये
आइगन फंक्शन भी है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन भी है। क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है जी। अब बस कुछ नहीं करना, आइगन फंक्शन तो निकल गया, अब आइगन वैल्यू और निकाल दो। ठीक है, तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ। तो आप हेडिंग डाल सकते हो आइगन वैल्यूज। ठीक है, देखो के बराबर आपको देखो सेकंड इम्प्लाइज करो, सेकंड इम्प्लाइज क्या है 8 पाई स्क्वायर ME अपॉन में है H² बराबर में है K²। और अभी डेरिवेशन में के बराबर क्या निकाला था N पाई अपॉन L निकाला था ना, तो के की वैल्यू रख दो। तो 8 पाई स्क्वायर ME अपॉन H² और ये आ जाएगा N² पाई स्क्वायर अपॉन L²। ठीक है, देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आपको निकालना E, तो E बराबर आ जाएगा N² H² अपॉन 8 पाई स्क्वायर, नहीं पाई तो कट गया, 8M और ये साथ में L²। देखो यहाँ n आ रहा है तो यहाँ भी EN लिख दो। ठीक है, और मैंने n बराबर वो बता रखा है आपको कि 0 से नहीं 1 से स्टार्ट। क्यों बताया था? क्योंकि यहाँ पे 0 रखोगे ना तो एनर्जी 0 हो जाएगी। n बराबर 0 का मतलब एक तरीके से जो पहला ग्राउंड स्टेट होती है उसकी एनर्जी फिर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करोगे तो ग्राउंड एनर्जी लेवल जो पहला एनर्जी लेवल है उसकी वैल्यू फिर कुछ होगी एनर्जी की, है ना, 0 नहीं होगी। ठीक है, तो ये EN है, n की जगह मत रखो, पहली एनर्जी मिल जाएगी, n की जगह 2 रखो, दूसरी एनर्जी मिल जाएगी, ऐसे ही बहुत सारी एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो इसके नीचे लिख देना इट इज़ द आइगन वैल्यूज़, है ना, या इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ आइगन वैल्यूज़, ये आइगन वैल्यूज़ का एक्सप्रेशन है। ठीक है,